किसी भी जाति समुदाय के इतने विधायक नहीं जीत कर गए होंगे जितने भाजपा के अंदर सिर्फ दलित विधायक चुनकर गए हैं। और ये बीजेपी का हमेशा चरित्र भी रहा है कि उन्होंने कभी भी दलितों को मुख्य धारा में नहीं रखा। एंटी दलित की बात करें तो इन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया बीजेपी ने, जिस आदमी को कांग्रेस ने ये बात कहकर टिकट देने से मना कर दिया कि उसने एक दलित एट्रोसिटी में उसने उसकी मुख्य भूमिका रही थी। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं द मूक नायक। मौजूदा विधानसभा चुनाव के बाद आए परिणाम से यह लगने लगा था कि हिंदी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के तहत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दलित, आदिवासी और पिछड़े समुदाय का एक प्रयोग करेगी। सारे राजनीतिक विश्लेषक, सूत्र, दावेदार यह उम्मीद कर रहे थे कि पहले छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में पिछड़ी जाति से मुख्यमंत्री, तो जाहिर तौर पर राजस्थान में कोई दलित मुख्यमंत्री या कम से कम महिला हो सकता है, ये उम्मीद थी लोगों। लेकिन हमेशा की तरह चौंकाते हुए भारतीय जनता पार्टी एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को ले आई। आखिर दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुना गया राजस्थान जैसे राज्य से, जहां बड़ी संख्या है और वोटरों में भी बड़ी संख्या दलितों की है? इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान ताराचंद्र वर्मा हैं। वह राजनीतिक मामलों के जानकार हैं और लगातार दलितों के सवालों पर संघर्ष भी करते हैं। ताराचंद जी, आपका स्वागत है। और पहला सवाल आपसे यही जी कि नमस्ते। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुना, बजाय कि ब्राह्मण चुनती, सवर्ण चुना? अगर दलितों की राजस्थान में जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या की दलितों की जनसंख्या 18 से 19% है। और अगर भाजपा में बात करें तो सबसे ज्यादा विधायक जो राजस्थान की 200 में से 34 असेंबली एससी के लिए और मतलब लगभग 32-33 असेंबली जो है एसटी के लिए रिजर्व है। पर उसमें से जो 34 में से 22 विधायक एससी के जीत कर आए भाजपा के पाले के अंदर, और 10 विधायक जो 11 विधायक है वो कांग्रेस में गए हैं। तो कांग्रेस से डबल विधायक बीजेपी के पास हैं, जो एससी की आबादी भी 18 से 19% है। उसके बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाना, ये सवाल है निशान है इस पार्टी पर। क्योंकि अगर हम देखें, राजस्थान फ्लूइड स्टेट है। यहाँ दलित एट्रोसिटी के मामले में राजस्थान हमेशा नंबर 1 पर रहा है। तरह तरह के अत्याचार हमेशा दलितों पर यहाँ हुए हैं, चाहे वो सीधे छुआछूत के मामले हो या फिर दबंगाई के मामले हो, दलितों पर की जमीनों पर कब्जे करने वाले मामले हो। तो जहाँ और फिर दूसरा के अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ है एट्रोसिटी का, जो वो है पावर को बरकरार रखने का या डर पैदा करने का। जब ऐसी स्थिति स्टेट में बनी हुई है तो कौन मतलब जो एंटी दलित मूवमेंट है वो कभी नहीं चाहेगा कि सत्ता की मुख्य भागीदारी में दलितों के हाथ में आए। जी, भाजपा का यह किस तरह का चरित्र बताता है जब 22 विधायक इस समय जीतकर एससी वर्ग के भाजपा में गए हैं? जाहिर तौर पर यह एक बड़ी संख्या है, यह अकेले किसी एक जाति समुदाय की इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी, चाहे जो भी 115 विधायक जीत के गए हैं। तो आखिर यह किस बात का सूचक है, क्या बता रहा है कि दलितों को कितनी तरजीह भारतीय जनता पार्टी देती है? देखिए, ये तो बिल्कुल वाकई आपकी बात है, बिल्कुल सच है कि किसी भी जाति समुदाय के इतने विधायक नहीं जीत कर गए होंगे जितने भाजपा के अंदर सिर्फ दलित विधायक चुनकर गए हैं। और ये बीजेपी का हमेशा चरित्र भी रहा है कि उन्होंने कभी भी दलितों को मुख्य धारा में नहीं रखा। वो सिर्फ इस बार उनका चुनावी एजेंडा जरूर दलित था। अगर आपने देखा होगा पूरे चुनाव के दौरान, जब चुनावी बिगुल शुरू हुआ उस दौरान पूरे राजस्थान में जगह जगह दलितों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान के बैनर लगाए गए और उसके नाम पर दलितों के वोट मांगे गए। और जब सत्ता की चाबी सौंपने की बात आई तो दलितों को एकदम दूर कर दिया गया। जी, तो ये चरित्र है इनका, ये दिखता है। और सबसे बड़ा कि अभी आपने देखा होगा, मतलब एंटी दलित की बात करें तो इन्होंने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया बीजेपी ने, जिस आदमी को कांग्रेस ने ये बात कहकर टिकट देने से मना कर दिया कि उसने एक दलित एट्रोसिटी में उसने उसकी मुख्य भूमिका रही थी। कांग्रेस ने उस आदमी को टिकट देने से मना कर दिया और बीजेपी ने अपने पास लेकर के उसको टिकट दिया। तो उसी से तय होता है कि कितना ये दलितों के मुद्दों पर कितना सेंसिटिव है ये लोग। क्या मसला था? कौन विधायक थे, जरा बताइए देश को।
ये बाड़ी विधानसभा के विधायक हर्षादी क्या नाम वो गिरिराज प्रसाद मलिंगा थे, जो पहले कांग्रेस के विधायक थे और कांग्रेस की विधायकी में रहते उन्होंने हर्षाधिपति एक जो दलित समुदाय का ईएन है, और दलित समुदाय में भी वाल्मीकि समुदाय का जो एक लड़का बड़ी मुश्किल से पढ़ लिख करके समुदाय से बच्चे जाते हैं, उन्होंने पढ़ लिख करके वो सरकारी नौकरी पे था, उसके साथ विधायक ने बुरी तरह मारपीट करी। कांग्रेस की जब असेंबली टिकट जब वितरण की बात आई तो कांग्रेस ने मना कर दिया कि भाई आप दलित एट्रोसिटी में शामिल रहे हैं तो हम आपको इस बार हमारा उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। उसने जैसे ही रात को कांग्रेस ने मना किया, उसी रात उस आदमी ने कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी और बीजेपी ने उसी रात उसको अपना उम्मीदवार बना दिया। तो ये मतलब ये जो एक इंसिडेंट है जो स्पष्ट करता है कि आप कितना संवेदनशील है दलितों के प्रति। जी, जब भाजपा की सरकार भी आपके यहाँ रहती है 5 साल कांग्रेस की सरकार रहती है, दलित एट्रोसिटीज के मामले में आपका राज्य लगातार नंबर 1 बना रहता है। फिर भी दलित मसलों की सुनवाई, दलित मसलों के मुकदमे, उनको तरजीह देने की स्थिति किन सरकारों में बेहतर होती है, कांग्रेस में या भाजपा में? अगर हम बात करें कि देखो ये पूरे 5 साल में हमेशा ये चीज बार बार दोहराई गई है कि कांग्रेस के राज में दलित एट्रोसिटी बढ़ी है, पर इसके आंकड़े अगर हम देखें, आंकड़ों का अगर सही ढंग से अध्ययन करते हैं तो ये इसमें एक चीज निकल के आती है कि मुकदमे दर्ज हुए हैं। अगर आप जो सरकारें बोलती है वो सरकार के आंकड़ों के आधार पर बोलती है। अगर किसी एट्रोसिटी के मुकदमे अगर दर्ज हो रहे हैं तो इसका मतलब आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम इसको जैसे देखें कि कांग्रेस राज में जो दलित एट्रोसिटी के मुद्दे थे, मामले थे, वो सीधे थाने में दर्ज हुए हैं, और उससे अगर पिछला इतिहास हम देखें तो ज्यादातर मामले जो सीधे थाने में दर्ज नहीं होते थे, कोर्ट के माध्यम से दर्ज होते थे। तो भाजपा मैं की देखता हूँ सरकार में, पिछली हाँ, भाजपा की भाजपा की सरकार। सरकार, बिल्कुल भाजपा की पिछली सरकार में जो एट्रोसिटी के मामले थे वो कोर्ट के थ्रू ज्यादा दर्ज हुए थे, सीधे थाने में कम दर्ज हुए थे। और कांग्रेस राज में हमने देखा कि इस बार कांग्रेस राज में जो मुकदमे हैं वो सीधे थाने में दर्ज हुए हैं और कोर्ट के थ्रू बहुत कम लोगों को जाना पड़ा है। तो बावजूद उसके भाजपा को ज्यादा दलितों ने वोट दिया और कांग्रेस को कम दिया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ऐसा क्यों है? ये तो मैं कहूंगा कांग्रेस की फेलियर है इस मामले में, क्योंकि जिस मुद्दा था उसको कांग्रेस सही ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाई। जी, और दलितों के हिंदूकरण का भी तो प्रश्न है। सबसे बड़ा सवाल यही है, जी। सबसे सबसे बड़ा सवाल हिंदूकरण का। तो हम्म, वो क्या है हिंदूकरण? किस तरह से भाजपा को आकर्षित कर रहे हैं, दलितों को आकर्षित कर रही है भाजपा? एक्चुअल में जब धर्म की बात आती है तो जाति उसमें कतई मायने नहीं रखती। जब धर्म की बात आती है तो जाति को पूरी तरह नकारा जाता है, और ये हमेशा भाजपा का हमेशा ये चाल और चरित्र रहा है। जब भी कोई दलित एट्रोसिटी हुई है और उसमें अगर कोई मुस्लिम आरोपी है तो उस दलित एट्रोसिटी, कास्ट एट्रोसिटी से उन्होंने तुरंत शिफ्ट किया है धर्म आधारित एट्रोसिटी के ऊपर, तो और वो उसको बार बार बुनाया है। तो ये कहीं ना कहीं है कि उसका एक डर बिठाया गया है, हिंदुत्व की, एक हिंदू होने का एहसास एहसास करवा करके एक डर बिठाया गया, और हिंदुत्व की भीड़ में दलितों को पूरी तरह शामिल कर करके और ये पूरे वोट बटोरे गए। जी, अब अगला सवाल ताराचंद जी आपसे यह कि इन तमाम प्रश्नों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर आपके समाज से एक उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनिल बैरवा को दिया है। क्या यह कोई कम है या ज्यादा है, या फिर यह सिर्फ मुंह बंद कराने के लिए एक उप मुख्यमंत्री जैसा एक पद पकड़ा दिया गया है? ये जो अगर आप देखें तो उप मुख्यमंत्री के पावर कितने होते हैं, हम्म। मुख्यमंत्री के सिटिंग पे रहते हुए उप मुख्यमंत्री की पावर कितनी होती है, ये एक राजनीतिक नियुक्ति मैं इसको कहूंगा कि आपने किसी एक व्यक्ति को या किसी एक समुदाय को प्रलोभन देने के लिए आपने उसको एक विशेष पद दे दिया। वो उसकी ताकत कितनी होगी, आप उसको स्वतंत्रता कितनी देंगे समुदाय के लिए काम करने की, वो बात की बातें हैं। जी, नहीं, असल बात यही है कि अगर यह संवैधानिक पद नहीं है तो राजनीतिक पद है, आपका कहना है। और आपका यह कहना है कि यह एक तरह का जस्टिफिकेशन है या मुंह बंद कराना है, या एक लॉजिक देना है कि साहब एक ब्राह्मण बनाया, एक राजपूत बनाया, तो लो एक दलित भी दे दिया। बिल्कुल स्पष्ट है ये तो एकदम भाई, इस बहाने की समुदाय के वोट तो हमें ले लेंगे। हम्म। ये एक चाल है, राजनीतिक नियुक्ति है और कुछ नहीं। हम्म। इसका कोई बड़ा इफेक्ट नहीं दिखने वाला मुझे नहीं लगता कि इससे कोई दलितों को बड़ा फायदा होगा कि आपका एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के बाद पावर क्या होती है, सिर्फ एक नाम मात्र का होता है वो तो।
आखिरी सवाल आपसे ये कि इस जब एक चांस था कि आदिवासी, पिछड़ा और अब दलित मुख्यमंत्री राजस्थान को दिया जा सकता था, तो 2024 के चुनाव में क्या राजस्थान का दलित फिर से बीजेपी को नहीं पसंद करेगा? ऐसी कोई चुनौती आपके हिसाब से झेलनी पड़ेगी बीजेपी को? मैं तो कहता हूं कि अगर आपने दलित एट्रोसिटी के नाम पर वोट मांगे हैं, आपका चुनावी एजेंडे थे, उस एजेंडे में सबसे बड़ा मुद्दा नहीं सहेगा राजस्थान दलितों पर अत्याचार रहा है, तो आपको दलित मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अगर आपने नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी समुदाय में है और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जी, शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे तारा चंद वर्मा। हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार दलित मुख्यमंत्री राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं दिया। वो उन्होंने अपनी बात में कहा कि 2024 के चुनाव में इसका परिणाम जनता जवाब के तौर पर देगी, वोट के तौर पर देगी कि 22 विधायक जिताने के बावजूद भी एक मुख्यमंत्री नहीं दिया गया। अलबत्ता एक राजनीतिक पद, एक गढ़ा हुआ पद उप मुख्यमंत्री का झुंझुना पकड़ा दिया गया। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।